बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और हमने हिस्ट्री सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री सीरीज़ को और आज हम इवेंट्स देखने वाले हैं 1857 से पहले के 1800 टू 1857 जो कि कास बनते हैं वॉर ऑफ 1857 का, और फिर इसके बाद अल्टीमेटली हम 1857 से अपनी हिस्ट्री शुरू कर देंगे। लेकिन 1857 से भी कुछ इवेंट्स पहले ऐसे हैं, जनरल इवेंट्स, जो कि जनरल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू के अंदर आपकी इंडो पाक हिस्ट्री को ही पूछा जाए, इंडो पाक हिस्ट्री से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल लेजिस्लेशन के मुतालिक क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे पहले सोशल लेजिस्लेशन का हुई, सबसे पहले एजुकेशन के लिए कब काम हुआ ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो ये सारा कुछ और बहुत कुछ इसी वीडियो के अंदर है। ये ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप, मेनली हमारा पर्पज़ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो जितने भी वन पेपर हैं उनके लिए आपको तैयारी करवाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि आपकी इंटरव्यू के लिए भी बेस बनाई जाए, ताकि आप सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए भी कुछ हद तक आपकी बेस बन जाए या आपकी स्ट्रॉन्ग बेस हो इंटरव्यू के लिए। तो उस हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इवेंट्स को, और हमारा सबसे पहला इवेंट है 1810 के अंदर ये इवेंट होता है। वैसे बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है क्योंकि जब भी एग्जामिनर का मतलब एग्जाम जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो कोई भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है, तो किसी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये ईयर है कि 1810 का 1810 में हुआ आया एक नॉवल प्रेम सागर। ये पिछले कुछ पेपर्स के अंदर इसके हवाले से क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और ये क्या था? ये था जी फर्स्ट हिंदी नॉवल। अब अगर आपसे वो पूछ ले कि प्रेम सागर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक नॉवल है। यहाँ से आपके एक दो तीन डायमेंशन में, अगर आप इसको क्वेश्चन को दो तीन डायमेंशन में देखें, तो प्रेम सागर क्या है, आप कहेंगे जी नॉवल है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि प्रेम सागर या पहला हिंदी नॉवल कौन सा था, तो आप कहेंगे प्रेम सागर। प्रेम सागर कब पब्लिश हुआ? 1810 में। ठीक है। तो ये थे इसके 1810 के हवाले से एमसीक्यूज। बाकी इसमें 1810 से लेकर 1813 तक कोई इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर इवेंट नहीं है। अब हम चलते हैं सीधा 1813 के ऊपर। 1813 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1813 में ये हुआ कि आपके ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे पहले एजुकेशन के लिए बजट रखा गया, और 1 लाख रुपए तक का बजट था। और वो किस एक्ट में आया? इंडियन चार्टर एक्ट। इंडियन चार्टर एक्ट 1813। एजुकेशन 1 लाख रुपए। इसमें दो और चीज़ें भी थी मेनली, लेकिन इसके लिए एजुकेशन के लिए बजट रखा गया 1 लाख रुपए का। तो अब वो पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया के अंदर एजुकेशन के लिए बजट किस एक्ट में रखा गया, तो वो है जी आपके पास 1813। 1813 में बजट रखा गया आपके लिए एजुकेशन का। लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उनको किस एक्ट में अलाउ किया गया? बेसिकली अगर हम उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का बैकग्राउंड देखें, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट रिलीजन्स नज़र आएंगे। ब्रिटिश चाहते थे वन रिलीजन सिस्टम। ठीक है। वन रिलीजन सिस्टम की टर्म ऑफिशियली जो यूज़ की गई थी वो 1855 में मेरे ख्याल में यूज़ की गई थी। लेकिन जो चाहते थे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे अल्टीमेटली, कोई भी चीज़ हो, जिस तरह वार है सडनली स्टार्ट नहीं होती, उसी तरह कोई भी सिस्टम हो तो वो सडनली नहीं होता, पहले उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। तो ये था जी क्रिश्चियन मिशनरीज उन्होंने भेजी इंडिया के अंदर। इस एक्ट में उन्होंने अलाउ किया कि आप क्रिश्चियन मिशनरीज आएँ ब्रिटिश इंडिया के अंदर और स्कूल कॉलेजेस में आकर क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग करें। तो ये थी क्रिश्चियन मिशनरीज। इसके अलावा एक और भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल मजीद रूल करने की इजाज़त दी इस एक्ट के तहत। और आपसे वो पूछ सकता है कि किस एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया, तो 1850 सॉरी 1858 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया था। लेकिन इसमें उसको मजीद 20 साल रूल करने की इजाज़त दे दी गई। असल में ब्रिटिश डोमिनेंट है, अब ब्रिटिश डोमिनेंसी चल रही है। ऑफिशियली जो है मुगल सल्तनत ख़त्म हुई 1857 में, लेकिन डोमिनेंसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो उस वक्त तक हो गई थी। अक्सर आप देखेंगे तो वो ब्रिटिश ही डोमिनेंट थे। अब हम चलते हैं सीधा अपने 1817 की तरफ।
1817 में क्या होता है? 1817 अक्टूबर अक्टूबर 1817 में, अगर अक्टूबर 1817 आपको कुछ याद आता है तो आपकी तैयारी वेल एंड गुड चल रही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए एक सीरियस पॉइंट है कि आप दोबारा अपने के जो भी नोट्स हैं या तैयारी जो है फिर से स्टार्ट से आप अपनी तैयारी को देखें, क्योंकि 1817 के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी कि 1817 एक ऐसी पर्सनैलिटी की पैदाइश का ईयर है कि जिसने हमें टू नेशन थ्योरी दी, जिसने हमें अलीगढ़ इंस्टीट्यूट दिया, जिसने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया और रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा। उसके बाद उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा काम किया मुसलमानों के लिए। उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए जितना काम किया उतना किसी और मुफक्किर ने, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, नहीं किया। जो हमारी इंडिपेंडेंस की बेस थी ना, टू नेशन थ्योरी, वो किसने दी? वो इस हस्ती ने दी। वो कौन थे? आप समझ गए होंगे। वो थे जी सर सैयद। सर सैयद जो हैं वो कब पैदा हुए? अक्टूबर 1817 में। मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं आ रही। तो इसके बाद हमारा शुरू होता है जी 1819। इसके बाद हम आते हैं 1819 में। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, वन पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है, लेट में भी मेरे ख्याल में एक दो बार पूछा गया है और बाकी भी एक दो एग्जाम्स में पूछा गया है। वो ये था कि 1819 फराजी मूवमेंट, इसके हवाले से क्वेश्चन आता है कि फराजी मूवमेंट कब हुई? व्हेन स्टार्टिंग मूवमेंट बिगिन? तो वो हुई थी 1819 के अंदर शुरू हुई थी। और किसने स्टार्ट की थी? वो थे जी हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने शुरू की थी जी फराजी मूवमेंट। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हाजी शरीयतुल्लाह ने जो मूवमेंट शुरू की उसका नाम क्या था? फराजी मूवमेंट। कब शुरू हुई फराजी मूवमेंट? 1819। हु लेड द फराजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह। तो इस डायमेंशन में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। अब हम चलते हैं सीधा अपने, अब 1819 के बाद मेरे ख्याल में, हाँ, अब हम सीधा चल रहे हैं जी 1828 में। मेन जो आपकी हिस्ट्री है वो, अगर मैं यूं कहूं कि 1828 से शुरू होती है तो वो गलत ना होगा। या ब्रिटिश की असल डोमिनेंसी या उनकी डोमिनियन, या वो कब डोमिनेंट हुए? तो 1828 के अंदर उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो कर दी और उन्होंने यूनाइटेड इंडिया के एक गवर्नर भेजा, गवर्नर जनरल, जो कि पूरे यूनाइटेड इंडिया का गवर्नर जनरल था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड इंडिया कौन थे जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड बेंटिक आप कह लें। तो ये थे जी पहले गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड इंडिया। इससे पहले जो हमारे गवर्नर्स होते थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बनारस, तो इस तरह डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के गवर्नर होते थे। लेकिन पूरे यूनाइटेड इंडिया का इससे पहले गवर्नर नहीं आया। तो पहला गवर्नर जो आया वो हमारा कब है? 1828। और कब तक रहा? 1835 तक। 1828 से 1835 तक का टेन्योर था लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब का। ये पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने आते साथ ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि जितनी भी सोशल इवल्स हैं सोसाइटी के अंदर, उन्हें इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की और इसलिए इन्होंने सोशल लेजिस्लेशंस लाए। कौन लाए? ब्रिटिश इंडिया के अंदर सोशल लेजिस्लेशंस लेकर आए। और सोशल लेजिस्लेशंस कब लेकर आए? 1929 में। सोशल लेजिस्लेशंस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई 1929 के अंदर, 1929 में। अब 1929 को देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी इंट्रोड्यूस कराई। सोशल लेजिस्लेशंस क्या थी, क्या हैं? सोशल लेजिस्लेशंस 1929, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि बैन ऑफ सती और बैन ऑन ह्यूमन सेक्रीफाइसेस और जितनी भी सोशल इवल्स थी इन्होंने उन्हें बैन कर दिया। लेकिन
मेजर इवेंट जो आपने याद रखना है वो है आपके पास बैन ऑफ सत्ती। कब हुई थी? 1929 के अंदर। किसने बैन की? लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने बैन की। ये था क्या कि जब भी कोई हिंदूज के यहाँ रस्म है ये, कि जब भी कोई हिंदू मरता है तो उसकी जो विडो होती है उसको या तो उसके साथ बर्न कर दिया जाता था, या उसको दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या कोई, लेकिन तकरीबन यही था, यही कुछ था। सत्ती यही रस्म होती है। तो सत्ती उन्होंने बैन कर दी लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने 1929 के अंदर। तो हिंदूज को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे सीधा सीधा रिलीजन पे अटैक है। पहले भी ये क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजकर क्रिश्चियनिटी को, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो हमारे रिलीजन के ऊपर, हमारे रिलीजन के लिए खतरा है, हमला है हमारे ऊपर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि सती बैन हो गई 1829 में, और अब हम आगे चल रहे हैं और अब हम आ गए हैं 1837 में। 1837 उर्दू ऑफिशियल। 1837 में क्या हुआ जी? अंग्रेज सरकार ने किया कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जिससे मुसलमान तो खुश हुए, लेकिन हिंदू जो हैं वो सीख पा हो गए और उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हिंदी के लिए। हिंदी के देवनागरी स्क्रिप्ट को, असल में बोलने में हिंदी और उर्दू सिमिलर हैं, लगती हैं बोलने में, लेकिन लिखने के अंदर जो उनका स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जिसको वो राइज कराना चाहते थे। 1837 के बाद सीधा आते हैं 1838 के ऊपर। 1838 से 1839, इस हवाले से आपका एक MCQs आएगा कि सर सैयद ने पहली मुलाजमत कब शुरू की। तो उन्होंने 1838-39 में पहली मुलाजमत शुरू की थी। 1 साल उन्होंने की थी, और कौन सी मुलाजमत की थी? क्लर्क, या अगर उर्दू में आप कह लें तो मुंशी। मुंशी। तो 1838 में उन्होंने पहली मुलाजमत की थी क्लर्क की, और 1 साल तक उन्होंने ये मुलाजमत की थी। उसके बाद फिर वो चलती रही। 1840 में उन्होंने पहली किताब लिखी अपनी। 1840 जामे जम सर सैयद। सर सैयद ने अपनी पहली किताब लिखी है जामे जम 1840 के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जामे जम पिछले पास पेपर्स के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट ईयर की तरफ बढ़ते हैं और सीधा हम आ जाते हैं 1848 के ऊपर। 1848 लॉर्ड डेलहाउजी। लॉर्ड डेलहाउजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा जी, होता क्या है कि 1848 में गवर्नर जनरल आ जाते हैं इंडिया के, लॉर्ड डेलहाउसी साहब। डेलहाउसी साहब क्या करते हैं? ये करते ये हैं कि ये, अच्छा, अब जो हमारी 1857 वार है उसकी वजह अगर कोई बंदा था, मेन वजह, तो वो ये डेलहाउसी था। ठीक है, डेलहाउसी। इसने क्या किया? इसने ये पॉलिसी दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। अब ये पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर किसी भी स्टेट का राजा महाराजा मर जाता है, फौत हो जाता है बिना मेल हायर के, उसके जायज बेटे के, तो उसकी जो स्टेट है वो आ जाएगी किसके अंडर? ब्रिटिश के अंडर। ब्रिटिश उसको एनेक्स कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मतलब गाजिबाना कब्जे की पॉलिसी। एनेक्सेशन, एनेक्सेशन, इसे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इसी वजह से नाना साहब ने रिवोल्ट किया था। नाना साहब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आप वो देखेंगे, जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो किस तरह ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पेंशन देने से इनकार किया और उन्होंने रिवोल्ट किया, और वो रिवोल्ट में शामिल हुए या वार ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल हुए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दी? लॉर्ड डेलहाउसी ने दी। अब इसके बाद मैंने जैसे आपसे कहा था कि 1855 के अंदर, 1855 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1855 वन रिलीजन सिस्टम। वन रिलीजन सिस्टम।
1855 के अंदर एक टर्म यूज़ हुई जिसको वन रिलीजन सिस्टम कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रिटिश क्या चाहते थे, कन्वर्ट करना चाहते थे इंडिया को क्रिश्चियनिटी में, कि वहाँ पे बहुत अक्सरियत जो क्रिश्चियनिटी की हो और लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं। तो इसी वजह से, और वो चाहते थे कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश चाहते थे कि एक ही रिलीजन हो, वन रिलीजन, और वो क्या हो, क्रिश्चियनिटी हो। तो ये 1855 के अंदर उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी। या अगर आपको वन रिलीजन सिस्टम का कोई भी वर्ड एग्जाम के अंदर, कोई भी एमसीक्यूज की आ जाए और साथ में ईयर पूछ ले, तो वो 1855 ही होगा आपका। ठीक है जी, अब हमारे पास आ रहे हैं जी 1856। अच्छा, 1856 में फिर लॉर्ड डेलहाउसी साहब हैं। डेलहाउसी साहब फिर क्या करते हैं, फिर एक पॉलिसी दे देते हैं जो कि फिर गुस्सा दिलाती है। और वो क्या पॉलिसी होती है, विडो विडो रीमैरिज एक्ट। रीमैरिज एक्ट 1856 के अंदर, 1856 के अंदर ये विडो रीमैरिज एक्ट देते हैं, जिससे फिर हिंदू सीख हो जाते हैं। हिंदूज को बुरा लगता है, हिंदूज कहते हैं कि जी ये तो फिर हमारे रिलीजन पे अटैक कर रहे हैं, ये हमारे रिलीजन पे अटैक करते जा रहे हैं। मुसलमानों की हालत तो पहले से ही पतली कर रखी थी ब्रिटिश ने। ब्रिटिश को मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में सर सैयद ने मुसलमानों को रियलाइज़ कराया कि जो उनकी, अगर वो चाहते हैं अपने आप को हाई स्टेटस पे लाना, या इस अपने आप को इसे काबिल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें लॉयल्टी हासिल करनी होगी ब्रिटिश सरकार की। तो बाद में फिर इस पर काम हुआ, उन्होंने अंग्रेज़ी सिखाई मुसलमानों को, एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा सा अप किया मुसलमानों को। फिर मुसलमान इस काबिल हुए कि उन्होंने फिर अपनी जमात बनाई, मुस्लिम लीग बनाई, फिर अपने राइट्स के लिए खड़े हुए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हुए। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट से होते होते कम कहो सॉरी हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट से होते होते फिर लखनऊ पैक्ट के बाद फिर हमारे पास नेहरू रिपोर्ट, कान जिन्हा के 14 पॉइंट, जिसको उसके मुकाबले नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में जिन्हा के 14 पॉइंट्स, और इस तरह से इंडिपेंडेंस का सिलसिला चलता रहा। वो भी हम देखेंगे ईयर बाय ईयर। तो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आ गया 1856 के अंदर। अच्छा, इसमें से भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि विडो रीमैरिज एक्ट कब हुआ, तो इसको ड्राफ्ट किसने किया। तो इसको ड्राफ्ट करने वाला वही था, डेलहाउसी। लेकिन 1856 के अंदर कैनिंग साहब आ चुके हैं, और कैनिंग साहब इसको पास करते हैं, इस एक्ट को, विडो रीमैरिज एक्ट को कैनिंग साहब पास करते हैं। अभी तक वॉइसराय का ओहदा नहीं आया। वॉइसराय का ओहदा आता है 1857 में, ठीक है, वॉइसराय का ओहदा आता है 1857 में। उससे पहले हमारे पास गवर्नर जनरल ही होता था, और गवर्नर जनरल कब से शुरू हुए, 1828 से। अब होता क्या है, अब हम 1857 में पहुंच चुके हैं। जनवरी 1857। अब जनवरी 1857 में क्या होता है, जनवरी 1857 में ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस आ जाती हैं। कार्ट्रिजेस तो आपको पता है, लेकिन जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस का मतलब क्या है कि ये जो कार्ट्रिजेस है, ये काव और पिग। रिसेंटली बीपीएससी के एक पेपर में पूछा गया कि काव और पिग की फैट का इशू किस वार के अंदर हुआ था, तो वो इस वार के अंदर हुआ था, वार ऑफ 1857 में। अब ये था ही क्या, एक अफवाह फैल गई हिंदुस्तान के अंदर कि ये जो कार्ट्रिजेज हैं, ये काव और पिग की फैट किससे बने हुए हैं। काव हिंदूज के लिए स्केयर्ड हॉली एनिमल है, और पिग तो मुसलमानों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कि हराम है हमारे लिए। तो अब जो इंडियन सिपाही थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से इनकार किया। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठती रहीं इसके खिलाफ, इस कार्ट्रिजेस के खिलाफ। सिपाही मना करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन कुछ कभी 2 कभी 4, लेकिन उसको दबा दिया जाता था। लेकिन 6 मई 1857 को 90 में से 85 आउट ऑफ 90 एट मीरठ के अंदर 90 में से 85 सोल्जर्स ने ग्रीस कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से इनकार कर दिया, जिस पर उनका कोर्ट मार्शल हुआ पब्लिक के सामने, और उन्हें सज़ा के तौर पर जेल में बंद कर दिया गया। अब इस बात पर जो उनके साथी सिपाही थे, साथी सोल्जर्स थे, उनको बड़ा गुस्सा हुआ, रंज हुआ, दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये क्या, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, उन्होंने हमारे भाई बंधुओं को बंद कर दिया है। तो 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर, मेरठ में ही सिपाहियों ने रिवोल्ट किया। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर रिवोल्ट शुरू हुआ।
तो वार ऑफ 1857 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो स्टार्टिंग प्लेस थी, वो कहाँ कौन सी थी? मेरठ के अंदर। मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये। सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया और इमीडिएट काज अगर आप लिखेंगे या आपसे पूछा जाए कि वार ऑफ 1857 का इमीडिएट काज क्या था, तो वो आप कहेंगे ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिजेस, तो ये थे जी आपके पास इमीडिएट काज। और मेरठ के अंदर आपकी जो मेरठ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से रिवोल्ट शुरू हुआ। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के अंदर कौन थे जी? आपके बहादुर शाह जफर साहब, आखिरी मुगल बादशाह हैं। वो फिर किस तरह से जंग को लीड करते हैं, होता क्या है, वो खुद से छुपाने में मुबतला होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, वो खुद भाग जाएं या रिवोल्ट करें या जंग जारी रखें। लेकिन सिपाही बगैर सोचे समझे पहुंच जाते हैं दिल्ली के अंदर। अब देखिए कि इनके पास ना इक्विपमेंट्स हैं, ना इनके पास एक अच्छी लीडरशिप है, ना इनके पास कोई साजो सामान है। लेकिन और इसके मुकाबले में अगर आप ब्रिटिश को देखें, अच्छा इनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी सही नहीं है। ये बस पहुंच गए दिल्ली के अंदर, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। अब इनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो उनके पास जो आर्म्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे उनके पास। उसके बाद उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बेहतर था। उसके बाद उनकी जो आर्मी थी वो बिल्कुल डिवाइस तरतीब से और हर चीज़ हर निस्बत से इनसे आगे थे वो इंडियन सोल्जर से। तो जाहिर है कि उन्होंने ही जीतना था। खैर 1857 कहाँ से शुरू होती है, कब नाना साहब झांसी और तानिया तोपी क्या करती हैं, उसके बाद नवाब वाजिद अली साहब का क्या किरदार था, और वार ऑफ 1850 जो 1857 की जंग है क्या पूरे हिंदुस्तान पे फैलती है या नहीं, ये हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे और इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जी, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। वो फिर आपको मैं अगली वीडियो के अंदर उसको पहले मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, फिर हम अगला लेक्चर शुरू कर लेंगे जी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।